हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज के वीडियो में हम चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ होता क्या है। हमारे आसपास हमें जो भी वस्तुएं दिखाई देती है, चाहे वह रंग रूप बनावट में अलग अलग हो सकती है, वह वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है उसको पदार्थ कहते हैं। जैसा कि हमारी किताब में दिया गया है, पदार्थ के उदाहरण दिए गए हैं। जो भोजन हम खाते हैं, भोजन भी एक पदार्थ है। पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। वीडियो के शुरू में मैंने एक बात बोली थी कि जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है वह जिस सामग्री से बनी होती है वह पदार्थ कहलाते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या हवा एक पदार्थ है या नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाँ, हवा भी एक पदार्थ है। और क्यों है उसका रीज़न हम आगे जानेंगे। किसी सामग्री को हम पदार्थ कब कहेंगे? किसी चीज़ को पदार्थ कहने के लिए निम्न दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, वह सामग्री स्थान घेरती हो, अर्थात उसका स्वयं का आयतन होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसका स्वयं का द्रव्यमान होना चाहिए। कोई सामग्री इन दो शर्तों को पूरा करेगी, हम उन्हें पदार्थ कहेंगे। अब हम पदार्थ के बारे में दो चीज़ें और जानेंगे। सबसे पहली चीज़, जो पदार्थ होते हैं वह कणों से मिलकर बनते हैं। दूसरी चीज़, जो ये पदार्थ के कण होते हैं ये अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया कि पदार्थ क्या होता है, किस किस सामग्री को हम पदार्थ कह सकते हैं और पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। अब हम देखेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। जो पदार्थ के कण होते हैं इनके कुछ गुण होते हैं, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, उनके बीच में जगह होती है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। आप एक गिलास पानी का भर लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और उसको घोल दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो नमक के कण थे वो पानी में अच्छी तरीके से घुल चुके हैं। नमक के कणों का पानी में घुलना हमें ये बताता है कि पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। यदि रिक्त स्थान नहीं होता तो नमक नहीं घुलता। दूसरा, जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। इसका उदाहरण हम डेली लाइफ में देखते ही हैं। हम किसी कोने में अगरबत्ती को जला कर छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी खुशबू हमें घर के बाकी कोनों में भी आ जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों का तीसरा गुणधर्म है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम देखते हैं विसरण क्या होता है। पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है, और यदि हम गर्म करेंगे तो विसरण की जो प्रक्रिया होती है वह बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका आंसर होगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी गैसीय अवस्था। तो हम सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था। तो सबसे पहले हम देखेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में पहला पॉइंट, जो ठोस होते हैं उनका निश्चित आकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे टेबल, कुर्सी, टीवी, फ्रिज। पॉइंट 2, जो ठोस होते हैं उनकी जो बाउंड्री होती है वो फिक्स होती है, मतलब उनकी जो सीमाएं होती है वो स्पष्ट होती हैं। तीसरा पॉइंट, ठोसों का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। जैसे कि टेबल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो ये उतनी जगह घेरेगा जितना कि वहाँ पर घेर रहा था। चौथा पॉइंट, जो ठोस होते हैं इनकी संपीड्यता नगण्य होती है। संपीड्यता का मतलब होता है इन पर बाह्य बल लगाकर इनके आयतन में कमी कर देना। पांचवा पॉइंट, जो ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पत्थर, हथौड़ी, लोहे का कोई भी औजार, ये सारे दृढ़ होते हैं। ये सब ठोस के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में पहला पॉइंट, जो द्रव होते हैं वो तरल होते हैं, जैसे पानी, डीजल, पेट्रोल आदि। दूसरी चीज़, उनमें बहाव होता है। तीसरी चीज़, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, मतलब इनको जिस बर्तन में डालते हैं ये उसी का आकार ले लेते हैं। चौथी चीज़, द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। पांचवी चीज़, द्रव में संपीड़न बहुत कम होता है। तीसरी और आखिरी अवस्था, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में पहला पॉइंट, जो गैसें होती है उनमें बहाव होता है। सबसे ज़्यादा बहने की प्रवृत्ति गैसों में होती है। नंबर 2, गैसों में संपीड़न सबसे अधिक होता है। उदाहरण हम देख सकते हैं, जो हमारे घर में एलपीजी का सिलेंडर होता है उसमें गैसों को संपीड़ित करके भरा जाता है। हॉस्पिटल में काम में आने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर, उनमें ऑक्सीजन को संपीड़ित करके भरा जाता है। वाहनों में यूज़ होने वाले सीएनजी, उनमें संपीड़ित करके गैस को भरा जाता है। तीसरा पॉइंट, गैसों की जो सीमाएं होती है वो निश्चित नहीं होती है। चौथा पॉइंट, जो गैसों का आयतन होता है वह भी निश्चित नहीं होता है। पाँचवा पॉइंट, जो गैसों का आकार होता है वह भी निश्चित नहीं होता है। यहाँ तक हमने पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया है,
और देख लिया है कि तीनों अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। क्या आपको पता है हमारे आसपास एक ऐसा पदार्थ भी है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था में। वह पदार्थ है जल। जल जो कि तरल अवस्था में होता है अर्थात द्रव अवस्था में होता है। हम उसको गर्म करते हैं तो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है अर्थात गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और उसी जल को ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है, और एक बर्फ ठोस अवस्था का उदाहरण है। इसका मतलब जो जल होता है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि क्या पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे। पदार्थ की भौतिक अवस्था को निम्न दो तरीकों से बदला जा सकता है। पहला, तापमान में परिवर्तन करके। दूसरा, दाब में परिवर्तन करके। सबसे पहले हम देखेंगे कि तापमान में परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। इसको जानने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। हम बर्फ़ के कुछ टुकड़े लेंगे और तापमान मापने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ़ के टुकड़ों में कुछ इस तरह लटका देंगे कि जो थर्मामीटर का बल्ब है वो बर्फ़ को छू रहा हो। अब हम उस समय का तापमान नोट करेंगे। उसके बाद बर्फ़ के टुकड़ों को धीरे धीरे गर्म करेंगे जब तक कि वह जल में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं, और उस समय फिर हम दोबारा से तापमान नोट करेंगे। जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं या किसी ठोस का तापमान बढ़ाते हैं तो ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से जो पदार्थ के कण हैं वो अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब पदार्थ के कण अपने स्थान छोड़कर स्वतंत्र गति करने लगते हैं, और एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तन हो जाते हैं। अब हम देखते हैं गलनांक क्या होता है। गलनांक जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 273.16 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम इसको 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। हमने प्रयोग किया था, हम उसमें देखते हैं कि जब ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो उसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। उसका तापमान पहले भी वही होता है और बाद में भी वही होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए हम उस कारण को जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ की खुद की एक गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा से हमारा अभिप्राय है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री पर जल के कणों की जो ऊर्जा होती है वह उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। जो जल का क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आसान शब्दों में कहें तो वह तापमान जिस पर कि द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ की अवस्था को तापमान में परिवर्तन करके कैसे बदला जा सकता है। जैसा कि हमारी किताब में दिया है, ठोस अवस्था हम उसको ऊष्मा देंगे तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। द्रव अवस्था को ऊष्मा देंगे तो वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, और ये उल्टा भी चलता है। गैसीय अवस्था को शीतलता मतलब ठंडा करेंगे तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, और द्रव अवस्था को शीतलता या ठंडा करेंगे तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो ठोस से द्रव में नहीं बदलते हैं, सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। हम देखते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। कुछ ऐसे पदार्थ जो ठोस से द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए सीधा गैस में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया कि तापमान में परिवर्तन करके कैसे पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। अब हम देखेंगे दाब में परिवर्तन करके कैसे पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होगा यदि हम गैस के कणों को संपीड़ित करें? क्या जो उनके बीच में रिक्त स्थान है क्या वह कम हो जाएगा? आइए देखते हैं। जब हम गैस के कणों पर दाब बढ़ाते हैं तो जो गैस के कण होते हैं वो पास पास आते हैं, और गैस के कणों पर दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से गैस द्रव में बदल जाती है। क्या आपने CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? यह सीधा ठोस से बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में परिवर्तित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। जब हम हमारी किताब में दिया एक डायग्राम देखते हैं, इसमें दिखाया गया है कि एक द्रव होता है, द्रव को हम ऊष्मा देंगे तो वह गैस में परिवर्तित हो जाएगा, और गैस को संघनन करेंगे तो वापस वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से द्रव को ठंडा करेंगे तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, और उसको वापस से पिघलाएंगे तो वापस से वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और तीसरी जो यहाँ पर दी गई है, ठोस को ऊर्ध्वपातन विधि से सीधा गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, और गैस को निक्षेपण विधि से सीधा ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। क्या हमें हमेशा पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए तापमान या दाब में परिवर्तन करना पड़ता है?
तो हमारा उत्तर होगा नहीं। चलिए इसको एक उदाहरण की सहायता से जानते हैं। जब हम अपने गीले कपड़ों को सुखाने के लिए धूप में डालते हैं तो क्या हम उसमें तापमान में परिवर्तन करते हैं या उस पर दाब लगाते हैं? नहीं, फिर भी वो कपड़े सूख जाते हैं। तो वह कैसे होता है, चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं और उनके कणों में गतिज ऊर्जा भी होती है। जो द्रव पदार्थ होते हैं किसी सतह पर उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वह अपने कणों से दूर दूर हो जाते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं। वाष्पीकरण की परिभाषा क्या है? एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो द्रव है, जैसा कि हमने देखा था क्वथनांक पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री से पहले ही जो जल के कण हैं वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाष्पीकरण की दर होती है वह निम्न कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, सतही क्षेत्रफल पर। सतही क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा कपड़े सुखाने के लिए जब हम कपड़े सुखाते हैं तो एक साथ नहीं डालते हैं, उनको अलग अलग डालते हैं, उनको फैला देते हैं। फैलाने से वह सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। हाँ, जो वाष्पीकरण की दर है वो आर्द्रता पर निर्भर करती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आर्द्रता होती क्या है। हमारे आसपास हवा में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये वाष्पीकरण की दर को कैसे प्रभावित करती है। आर्द्रता जितनी ज़्यादा होगी वाष्पीकरण की दर उतनी ही कम होगी। दूसरा फैक्टर जो कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है वह है वायु की गति। यदि हवा तेज चलेगी तो सीधी सी बात है कपड़े जल्दी सूखेंगे, और धीरे चलेगी नहीं चलेगी तो कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हवा तेज चलती है, जो जल वाष्प के कण होते हैं वह हवा के साथ उड़ जाते हैं, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब हम देखते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे लोग अपने छतों पर पानी छिड़कते हैं। उससे क्या होता है, जो गर्म छत होती है वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है वह गर्म सतह को ठंडा बनाती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन क्यों? क्या आपने इसके कारण जानने की कोशिश की है? यदि नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। गर्मियों के टाइम पे हमें पसीना बहुत आता है और जो सूती कपड़ा होता है उसमें जल का अवशोषण अधिक होता है, तो सूती कपड़ा हमारे शरीर से पसीना अवशोषित कर लेता है, जिसका कि वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। चलिए अब हम दूसरी चीज़ जानते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब हम ठंडे पानी को किसी ग्लास में डालते हैं तो उसके आसपास बूंदे बूंदे जम जाती है? ऐसा क्यों होता है? तो हम इसको जानते हैं। जैसा कि हमें पता है हमारे वायुमंडल में जल वाष्प उपस्थित होता है और जल वाष्प की एक ऊर्जा होती है। जब यह जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आती है तो कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है और हमें यह जल की बूंदा के रूप में नजर आती है। तो इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ पूरा हो चुका है। यदि आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाला है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।